एवरीवन, इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के गणित के चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुपद से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पॉलिनोमियल यानी बहुपद के नाम से ही हमें पता चला, जब हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं तो ये बहु और पद। बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। पद होती हैं टर्म्स, जो हम जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ x+2, तो यहाँ पे ये अलग पद है और ये अलग पद है। तो जब दो या दो से ज्यादा पद होंगे तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अभी दो या दो से ज्यादा पद कैसे होने चाहिए? वो सिर्फ प्लस और माइनस के अंदर होने चाहिए, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ 2 और x, यहाँ पे 2 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये एक ही पद है, ये 2x ही है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ x+2, तो ये अलग है और ये अलग है, मैं x को 2 के अंदर ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि ये अलग है और ये अलग, ये एचर है और एक चीज में चर है और एक एचर। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो हमारे पास बहुपद हमेशा प्लस और माइनस में होता है, वो कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ x/2, तो ये x/2 बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एक ही है, एक ही टर्म है, ये इसको हम अलग नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्लस वाले को अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 - x कर दिया, हमने यहाँ पे 3 - y कर दिया, तो ये अलग अलग पद हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि बहुपद के टुकड़े हमेशा प्लस और माइनस में होते हैं, कभी भी डिवाइड के अंदर नहीं होते, और उसमें हमेशा दो से ज्यादा पद यानी टर्म्स होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बनता है। हिंदी में हम बहुपद की अगर बात करें तो वो एचर और चर दोनों से मिलाकर बनता है। अब हम देख लेते हैं कि चर और एचर, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट यानी कि एचर क्या होते हैं? जिनका मान यानी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ 10 रुपए, उन 10 रुपए को आप कहीं पे भी ले जाइए, उसका मान कहीं नहीं बदलेगा, वो 10 का 10 ही रहेगा। 10 किलोग्राम भी 10 किलोग्राम ही रहेगा, उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो वो कुछ रुपए कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, 50, 20, 100, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब हम उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि 2 + x, इस तरह से, तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। आप 2 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करते, लेकिन हम x की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास 2 से कुछ रुपए ज़्यादा हैं, तो 2 से ज़्यादा, 2 ऐसे का ऐसा है, हम इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। मेरे पास कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए 40 है, मेरे पास 40 रुपए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मेरे पास 50 हैं तो ये 52 हो जाएगा। मेरे पास 100 है तो ये 102 हो जाएगा, 102। या फिर मेरे पास 500 है तो ये 502 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या कहीं पे भी 2 के अंदर कोई भी बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ x के अंदर चेंज आ रहा है। x बदल जाएगा, x की वैल्यू बदल जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। हम जो भी रखेंगे, हम प्लस की रख सकते हैं, माइनस की रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 की जगह कुछ और 5, 7, 6, 8 कुछ नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल यानी कि चर है और 2 कांस्टेंट यानी कि एचर है। तो 1, 2, 10, 50, 100, 1000, ये इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ना, जिनका मान नहीं बदलता, उनको हम कांस्टेंट यानी एचर कहते हैं। और वेरिएबल यानी जिनका मान बदल जाता है, जिनकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए छोटा सा। मान लीजिए 2 बच्चे x और y हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर 10 रुपए दिए हैं। तो एक, अब x वाले बच्चे ने ना 2 रुपए दिए हैं, तो y कितने देगा? 8। x ने अगर 3 दिए हैं तो y देगा 7। x ने अगर 4 दिए हैं तो y देगा 6। अब हम यहाँ x की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी रख सकते हैं, तो x की जगह रखने से y का मान भी बदल जाएगा। x और y का मान बदल रहा है बार बार। 2 रखने से 8 आ रहा है, 3 रखने से 7 आ रहा है, लेकिन क्या कहीं पे 10 में चेंज आया? वो तो वैसे का वैसा है, उसके अंदर नहीं, हमें जोड़ 10 लेकर ही आना पड़ेगा, हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 10 को नहीं बदल सकते, लेकिन x और y का मान हम बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेरिएबल यानी कि चर हो जाएंगे, और 10 हमारे पास कांस्टेंट यानी कि एचर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के। तो किसी को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए किसी आधार की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी क्लास के बच्चे हैं, उन्हें हम किन किन आधार पर अलग अलग विभाजित कर सकते हैं? आपकी क्लास के बच्चों को उम्र के आधार पर भी बांट सकते हैं, उनको जेंडर के आधार पर, लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ, किसी भी आधार पर उनको बांट सकते हैं। तो टाइप्स के लिए किसी आधार की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। वैसे तो 2 ही होते हैं, मोनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल यानी एक पद जिसके अंदर एक पद हो, जैसे कि
x है, एक ही है। और पोलिनोमियल होते हैं एक या एक से ज्यादा। जैसे आप वचन से देख लीजिए, एक वचन और बहुवचन। अगर मैं एक लड़का कहती हूँ तो उस टाइम पे वो एक वचन है, लेकिन अगर मैं दो कह रही हूँ तो दो लड़के वो बहुवचन हो जाएगा। 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के, 100 करोड़ हजार कितने ही हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, बहुवचन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पद है तो उसे हम एक पदी कहेंगे, एक वचन की तरह। और अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ 2 और 3 के लिए भी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम मोनोमियल यानी कि एक पद, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसके अंदर एक पद है। जैसे हमारे पास सिर्फ x है तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पद। इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसके अलावा हम प्लस या माइनस से इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी, मोनोमियल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर हम बात करें बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पद, 2 पद हो, 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पोलिनोमियल यानी बहुपद के लिए है कि 2 या 2 से ज्यादा। बायोनोमियल के लिए 2 ही होने चाहिए। आपको कहीं पे भी बाई आ जाए ना, बाई लैंग्वेज जैसा भी बाई कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वो 2 से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं 2 से उसका संबंध है। तो इसके अंदर 2 टर्म होते हैं। जैसे आप x+2 ले लीजिए, प्लस से हम इसको अलग कर सकते हैं, ये अलग है और ये अलग है। हम कह रहे हैं x - y, तो ये अलग है और ये अलग है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। फिर हमारे पास ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी है, जिसके अंदर 3 पद हो, 3 टर्म हो, उसे हम ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी कहेंगे। जैसे x² + x + 1, जब हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में टुकड़े कर सकते हैं, इसके प्लस या माइनस से ही टुकड़े होंगे। ये अलग पद हो जाएगा, ये अलग पद हो जाएगा और ये अलग पद हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 टुकड़े बन जाएंगे, तो इसे हम ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी कहेंगे। फिर यहाँ अगले एग्जाम्पल में देखिए, x + y - 5, x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा और 5 अलग हो जाएगा। इसके भी इतने कितने टुकड़े हैं, 3, तो ये हमारे पास त्रिपदी हो जाएगा। हम बात करते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड कंपोनेंट, घात और शक्ति के आधार पर। अब इसके लिए हमें डिग्री यानी घात का पता होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमारे पास है x² + x + 1। अब इसमें 3 टर्म है, 3 अलग अलग पद हैं, तो इसके अंदर x और y कोई भी वेरिएबल हो सकता है, t, p, q, r, कुछ भी, जो भी वेरिएबल हमारे पास है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री बन जाएगी 2। अब कोई और देखिए, x³ - x, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास कितनी है, 3, तो इसलिए यहाँ पे हमारी डिग्री हो जाएगी 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 4 - x², अब यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है, 4, तो ये डिग्री होती है सबसे बड़ी शक्ति। और इसमें ना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की देखी जाएगी, जो चर पद हमारा है सिर्फ उसका देखा जाएगा, बाकी कुछ भी हो। x - 2 की पावर 4, तो अब यहाँ 4 डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि 2 की पावर 4, 2 एक कॉन्स्टेंट है, एक चर पद है, इसका नहीं देखना हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का देखना है। तो x की पावर क्या है, 1, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब हम इनको डिग्री यानी घात के आधार पर बांटेंगे तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, जिसकी घात 1 हो। जैसे हमारे पास x + 5 है, x की घात यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 है, a - 1 है, a की पावर यहाँ पे 1 है, की शक्ति 1 हो जाएगी। अकेला y हमारे पास, इसमें टर्म का कुछ नहीं होता। इस घात के बारे में जो पद हमारे पास है उनके बारे में पीछे कर चुके हैं। अब की बार हम सिर्फ पावर देखेंगे, शक्ति देखेंगे। जो भी हमारे पास a b c d p q r जो भी वेरिएबल हैं, जो चर पद हैं, उनकी शक्ति देखनी है अब की बार हमें। अब की बार पद नहीं देखना, पद कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि x की घात 2 + 2, अब यहाँ पद नहीं देखने में, पद कितने हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ x की घात देखनी और वो भी बड़ी से बड़ी देखनी, इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी देखिए इसकी घात 2 है ना, तो ये द्विघाती हो जाएगा। तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x y z p q r s t की घात 1 होगी, उसे हम लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण कहेंगे। x + y, अब इसमें देखिए x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है, तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण है। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण है, जिसकी घात 2 हो। तो अब की बार देखिए x² + 1, अब यहाँ x की पावर कितनी है, 2, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। x² + x - 1, अब यहाँ पदों की संख्या तो 3 है, अगर हम इसे पदों के आधार पर विभाजित करें तो ये त्रिपद है, लेकिन अगर हम इसे घात यानी कि शक्ति, पावर, डिग्री के आधार पर करें तो ये भी घात है, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी शक्ति कितनी है, 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। लेकिन पद की बात करें तो ये हमारे पास त्रिपदी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, आपकी बार पावर 3 हो जाएगी। x³ - 3, देखिए अब x की पावर बड़ी से बड़ी कितनी है, 3 है। बेशक इसके
के अंदर पद दो है, अगर पद के आधार पर बांटेंगे तो ये द्विपदी है, लेकिन घात यानी शक्ति पावर के आधार पर, डिग्री के आधार पर डिवाइड करेंगे तो उस टाइम ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक और यानी कि त्रिघात हो जाएगा। तो कोई भी एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें अगर हम पद की बात करें तो पद हमारे पास 4 हैं, लेकिन डिग्री घात की बात करें तो वो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो अब आगे देख लीजिए वाई क्यूब माइनस 1, तो वाई क्यूब के अंदर पद तो कितने हैं, 2 हैं, लेकिन उसकी शक्ति यानी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक त्रिघात कहेंगे। एक हमारे पास जीरो पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद भी होता है। अगर सारे के सारे पद 0 हों तो इस तरह से देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ भी 0 मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीरोज यानी कि शून्य क्या होते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास इक्वेशन यानी कि समीकरण है, एक ऐसा मान जो उसको पूरे को ही 0 कर दे उसे हम जीरोज कहते हैं। जैसे कि x + 2, अब यहाँ x की जगह मैं क्या रखूँ कि ये पूरे का पूरा 0 बन जाए, तो ऐसा कोई मान जिससे ये पूरा 0 बन जाए उसे हम इसका शून्य कहेंगे, जीरोज कहेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर रख के जब हम इसको रखेंगे तो ये प्लस का है, प्लस का जाके दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2। तो अब x की वैल्यू -2 एक ऐसा मान है, एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये पूरी ही समीकरण 0 बन जाएगी। देखिए जब हम x की जगह -2 रखेंगे ना तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आएगा 0। एक ऐसा मान जो पूरी ही समीकरण को 0 बना दे उसे हम उसका जीरोज यानी कि उसका शून्य कहते हैं। जीरोज हमेशा x एक्सिस के ऊपर काटता है। आपको ग्राफ के अंदर पता है कि 2 होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर जहाँ पे भी कोई लाइन क्रॉस करेगी, देखिए ये मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, ये लाइन जहाँ पे भी x एक्सिस को काटेगी ना वो इसका शून्य यानी कि जीरोज बन जाएगा। कोई ग्राफ होता है ना वो 2 बार भी कट कर सकता है, इस तरह से कोई कर्व जो होती है मुड़ी हुई, एक लाइन तो और कहीं काट नहीं सकती क्योंकि लाइन तो अभी आगे की तरफ इससे दूर दूर ही जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पास एक ही आंसर हमें प्रदान करेगी, इसका जो जीरोज होगा वो एक ही होगा। लेकिन कोई जो मुड़ा हुआ कर्व है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा बार इसको काट सकता है, इस तरह से ज़्यादा बार काट देगा। तो जहाँ जहाँ पे भी वो उसको काटेगा वो उसका शून्य यानी जीरोज बन जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके कितने जीरोज हैं, तो जितनी उसकी पावर होगी ना, जितनी उसकी डिग्री घात होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके जीरोज निकलेंगे। अब मेरे पास एक लाइन है x + 2, तो इसके सिर्फ और सिर्फ देखिए x की घात 1 है तो इसका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। दूसरा हमारे पास है x² + x + 1, अब इसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो इसके लिए हमारे पास इसके 2 शून्य यानी 2 जीरोज निकलेंगे। फिर अगर हम बात करें x³ - 3 ऐसा कुछ है, मान लीजिए सिर्फ x³ - 1 है, तो इस तरह से इसके आंसर निकलेंगे 3। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। एक और देख लीजिए आप, x³ + x² + x + 1 ये हमारे पास है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो इसलिए इसके शून्य यानी कि जीरोज भी 3 ही निकलेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। जैसे x की पावर -1, x की पावर -3 ऐसा कभी नहीं हो सकती, वो x की पावर 1, x की पावर 2 ऐसे ही मिलेगी, 1 2 3 4 5 एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, कभी भी माइनस के अंदर नहीं आएगा और ना ही वो 1/2 के अंदर आएगा। अगर x की पावर 1/2 है, x की पावर 3/4 है तो वो भी हमारे पास पोलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होता, इसकी पावर पूरी होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास 1/x है, तो जब ये x ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर -1 बन जाएगी, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं है। हम 1/x को बहुपद यानी पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं। नाउली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि कौन कौन बहुपद है और वो एक चर में बहुपद है, तो इसके लिए हमें बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है, जिसको हम प्लस या माइनस से, जमा या घटा से अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। और चर का मतलब होता है जिसका मान बदल सके, जैसे x, y, z, p, q, r, a, b, c ये जितने भी होते हैं ना ये चर होते हैं, इनकी जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास 10 है, 20 है, 15 है, 5 है, इनका मान हम नहीं बदल सकते कभी भी, तो ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा एक चर में बहुपद है। इस क्वेश्चन के लिए हमें चर और बहुपद दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद। तो जब हम इस तरह से प्लस या माइनस से अलग कर सकते हैं किसी को तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अब इसमें एक विशेषता होती है कि इसकी जो x है ना, जो हमारे पास ये यहाँ पे x की जगह y, p, q, r, s, t, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है। इसकी जो शक्ति
होगी वो कभी भी 1/2, 2/3 या फिर वर्गमूल 3 इस तरह से नहीं होगी। वो हमेशा एक पूरी संख्या होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक पूरा नंबर होगा, वो कभी भी दशमलव में नहीं होगा, वो कभी भी अनुपात में नहीं होगा। जैसे कह रखा है कि x की घात 1/2, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये बहुपद है। हमें कह रखा है वर्गमूल x, हम इसको भी नहीं कह सकते। हमें कह रखा है x की घात 3.2, तो हम इसको भी नहीं कह सकते कि ये बहुपद है। तो कभी भी बहुपद के अंदर जो हमारे पास चर होता है, चर का मतलब वो पद जिसका मान बदल सके। हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ मेरे पास x रुपए हैं, तो उस x की जगह हम कुछ भी सोच सकते हैं, 10, 20, 50, 60 कुछ भी सोच सकते हैं। तो चर क्या होते हैं? जिनका मान बदल सके, उनकी जगह पे हम कोई भी मान रख सके। और बहुपद क्या होते हैं? एक से ज्यादा पद। तो हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर चर कितने हैं। अब जैसे x हमारे पास एक चर है, y हमारे पास एक चर है। मैंने आपको कह दिया कि x + y। अब इसमें देखिए कितने चर है, x अलग है और y अलग है, तो अब यहाँ चर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कह दिया x² + x। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिर्फ उसकी शक्ति के अंदर फर्क आ गया। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है। अब आप प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 4x² - 3x + 7। अब हमें देखना है कि इसके अंदर x के अलावा कुछ और तो नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको वर्गमूल दिख रहा है। वर्गमूल देखते ही आपको लगेगा कि ये तो बहुपद ही नहीं है। हमें जो घात देखनी है, जो शक्ति देखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ चर की देखनी है, यानी x, y, z, p, q, r, s, t इनकी देखनी है। हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है। अब हमें सिर्फ y का देखना है, तो y की शक्ति कितनी है? 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक चर में बहुपद है। पहली बात तो ये बहुपद है, बिल्कुल सही है। एक चर का मतलब इसके अंदर y के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो एक ही चर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अब इसके अंदर देखते ही बच्चे को एकदम से लगेगा कि हाँ ये तो एक चर में ही बहुपद है, क्योंकि दोनों के अंदर t ही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो t की पावर है ना, वो अंडर रूट में है, मतलब वर्गमूल में है। जब वर्गमूल में होती है ना किसी की शक्ति, तो इसका मतलब होता है कि उसकी शक्ति 1/2 है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन की शुरुआत में ही कि ये ना तो 1/2 हो सकती है, ना ही ये 2/3, ना ही 2.3, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पूरी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल है, तो इसका मतलब t की शक्ति 1/2 है, तो ये बहुपद ही नहीं है। एक चर में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बहुपद देखेंगे। अगर ये बहुपद ही नहीं होगा तो एक चर में बहुपद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे है y = 2/y। तो अब इसके अंदर ये y है ना, ये नीचे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ 1/y है। अब ये y जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ इसकी जो घात है वो 1 है, जिसके आगे कोई कुछ नहीं होता, इसका मतलब वो उसकी घात 1 है, उसकी शक्ति 1 है। अब जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस में बदल जाएगी, y की घात -1। अगर मैं आपको कहूँ कि 1/x², मतलब 1/x² है, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा x की घात -2। तो जब ऊपर से नीचे जाता है ना, तो वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जैसे लिख रखा है p की घात -3, तो अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाकर बन जाएगा 1/p की घात 3। और अगर नीचे ही माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये माइनस में है, ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये x की घात +2 बन जाएगा, जमा का 2 बन जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का। अब यहाँ पे आप देखिए 2/y है, तो जब ये y ऊपर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का। इसकी जो घात बनेगी ना वो -1 बन जाएगी। और हमने अभी पढ़ा है कि वो एक पूरा नंबर होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पे हमारी जो घात है वो -1 आ गई, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक चर का तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम बहुपद देखेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब तीनों की प्लस में तो है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन ये बहुपद है, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ रखा हो कि ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर पूछ रखा हो कि एक चर में बहुपद है या नहीं, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x अलग चर है, y अलग चर है, t अलग चर है, ये तीनों ही अलग अलग चर हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये एक चर में बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या होता है कि उसके साथ गुणा में क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x²। अब इस x² की गुणा किसके साथ हुई है? 2 के साथ। ऐसे ही जिसकी गुणा x के साथ होगी ना तो वो उसका गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही किसी की मतलब y के साथ होगी तो y का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे x² का पूछ रखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ x² का ही देखेंगे, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए x²। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं, गुना किसी से करते हैं, तो वो पूरा ही 0 बन जाता है। तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि 0 है, हम कह सकते हैं कि x²
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 के गुना किसी से भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा -1 से हुई है। फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा π/2 से हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। अगले क्वेश्चन में बच्चे एकदम से देखते ही गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, वो उनको जब ये दिखाई देगा तो वो सोचेंगे कि वर्गमूल 2 ही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो कहीं पे भी नहीं होता ना, इसका मतलब उस एक्स स्क्वायर की गुणा किसके साथ हुई है, 0 के साथ। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। जब वो चीज़ यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब उसकी गुणा 0 से हुई है, वो 0 बन चुका है। तो यहाँ आपको एकदम से कंफ्यूज नहीं होना कि वर्गमूल 2 गुणांक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, उसकी गुणा 0 के साथ हुई है। आगे देखिए, 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन का हर बच्चे का अलग आंसर आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। 35 का घात होना चाहिए और द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि x की घात 35, इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 50, 20, 60, हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ x ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, बस वो एक चर पद होना चाहिए, ABCDPQR कुछ भी ले सकते हो, बस उसकी घात 35 होनी चाहिए और इसके अंदर पद 2 होने चाहिए, मतलब प्लस या माइनस से, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हो, प्लस या माइनस से वो 2 अलग अलग भागों में टूटना चाहिए, तो उसे हम द्विपदी कहते हैं। फिर उसके बाद अगला है 100 घात का एक पद, मतलब इसमें पद हमें एक ही लेना है, बस घात 100 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं x की घात 100, y की घात 100, 1/2 x की घात 100, या फिर कुछ और भी ले लीजिए, 2y की घात 100, कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। अब हमें इनके घात बताने, घात का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 1 है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 2 है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 है। तो अब सबसे बड़ी देखनी है हमें, सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो यहाँ हमारी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चर पद y है, y की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है, 2, तो यहाँ हमारी घात 2 हो जाएगी। इसके अंदर हमें सिर्फ t देखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें चर पद देखना है। अब t की घात यहाँ 1 है, जहाँ जब कुछ भी नहीं होता ना तो इसका मतलब 1 होती है, t की घात यहाँ 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी घात 1 हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 है, अब इस 3 के अंदर ना कुछ भी नहीं है, जैसे कोई भी XYZ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी घात क्या है, 0। किसी की भी घात 0 हमेशा 1 होती है, तो 3 एकम 3, यहाँ पे ये हमारा 3 आ गया। अब इसने बहुपद कह दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं XYZ कुछ ना कुछ चर पद हमारे पास जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा दिखाई नहीं देता, अब इसकी गुणा हम 0 के साथ तो कर नहीं सकते, नहीं तो फिर ये 3 भी 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास x की घात 0 है। तो अब x की घात 0 है, अब इससे बड़ी घात है ही नहीं, 1, 2, 3 कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी 0 ही मानी जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। 5th देखिए, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब रैखिक क्या होती है, जिसकी घात 1 हो, द्विघात क्या होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, त्रिघात क्या होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये द्विघात है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये त्रिघात है। अब अगले में सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये द्विघात बन जाएगा। यहाँ पे x की घात 1 है, जिसकी घात 1 हो ना उसको हम रैखिक कहते हैं। उसके बाद है 3t, अब यहाँ t की घात क्या है, 1, तो ये रैखिक बन जाएगा। फिर r की घात 2, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, मैं अब जो दे रखा होगा ना उसी के अनुसार चेक करेंगे। अब यहाँ पे r की घात 2 है, तो ये हमारे पास द्विघात हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x की घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो जाएगा। प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब जो नीचे हमें दे रखे ना, ये मान हमें इस बहुपद के अंदर रखने हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हमें पहले ऑप्शन में तो 0 रखना है, फिर हमें -1 रखना है, फिर हमें 2 रखना है। चलिए एक एक करके रख के देखते हैं। हमने यहाँ पे x की जगह 0 रखा, तो जब 0 की किसी के साथ गुना होगी तो वो सारा ही 0 बन जाएगा। फिर हमने यहाँ भी x की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 0 को 2 बार गुना करोगे तो वो 0 ही तो रहेगा। फिर उस 0 की हमने 4 से गुना करी तो वो भी 0 बन गया। अब यहाँ पे प्लस का 3 है, अब इस 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम x की जगह -1 रखेंगे। माइनस वाले में आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि इससे निशान बदल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, हमने इसकी गुना -1 से की तो 5 एकम 5 तो रह गया, कोई फर्क नहीं आया।
लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ इसके आगे माइनस लग गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, तो इसकी गुणा 2 बार करते हैं वर्ग के अंदर, -1 की गुणा -1 से ही करते हैं। तो एक एकम एक, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हमने -1 का स्क्वायर किया तो वो 1 बन गया। अब जब हमने 4 की गुणा 1 से की ना, तो वो 4 का 4 ही रह गया, और बाहर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब ये माइनस का 5 किसकी वजह से बन गया था, 1 की वजह से, और ये माइनस इसकी वजह से यहाँ पे निशान आ गया ऐसे का ऐसा, और प्लस का 3 भी ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो जब इस तरह से प्लस माइनस अगर आपको करना पड़ जाए तो आप एक जैसे देख लीजिएगा, जितने भी माइनस वाले हैं ना उन सबको जोड़कर उनके आगे माइनस लगा दीजिएगा, और जितने भी प्लस वाले हैं ना उन सबको जोड़कर प्लस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -5 -4 और +3 है, तो अब ये दोनों माइनस के हैं एक जैसे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, और इन दोनों के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर दोनों प्लस के होते तो भी जुड़ जाते, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ जाते, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। 9 में से 3 को माइनस किया हमने 6, और निशान हमेशा आता है बड़े का, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -6। अब हम रखेंगे x बराबर 2, जब हमने 5 की गुणा 2 से की तो वो आ गया 5 दूनी 10, फिर हमने 2 का वर्ग किया मतलब 2 गुणा 2, तो ये आ गया 4, और 4 की गुणा 4 से ही की तो ये बन गया 16, और आगे इसके माइनस है तो ये माइनस ऐसे का ऐसा यहाँ जाएगा, और ये -16 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे +3, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा है। अब हमें सेम काम पिछला पहला ही करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए आप, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और दोनों प्लस के हैं तो इनके आगे निशान भी प्लस का आ जाएगा, ये -16 ऐसे का ऐसा। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 16 में से 13 गए 3, और निशान हमेशा किसका आएगा, बड़े का, तो यहाँ हमारा आंसर -3 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0 P1 P2, अब इस ब्रैकेट के अंदर 0 1 और 2 रखने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी हमारे पास y है वहाँ हमें 0 1 और 2 रखना है, जहाँ पे भी हमारे पास t है वहाँ हमें 0 1 और 2 रखना है। फिर ऐसे ही सेम इसके अंदर करना है, मतलब चारों भागों के अंदर जहाँ पे भी हमारे पास चर पद है वहाँ हम एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अब चर यहाँ पे y है तो हम y की जगह रख देंगे, इसमें हम t की जगह रख देंगे, इसमें हम x की जगह रख देंगे, इसमें भी हम x की जगह रख देंगे। सबसे पहले है y² - y + 1। अब इसमें हम पहले क्या रखेंगे, 0, तो हमने यहाँ y स्क्वायर की जगह 0 रख दिया। अब 0 का स्क्वायर किया तो 0 ही रह गया। यहाँ पे y की जगह 0 रखा, 0, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब ये दोनों इससे तो 0 बन चुके हैं, सिर्फ 1 हमारे पास बच गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। फिर उसके बाद हम रखेंगे 1 रखेंगे तो हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 ही हो गया। फिर यहाँ पे y है तो यहाँ ऐसे कैसा -1 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है। अब 1 में से 1 गया हमारे पास, ये हिस्सा तो 0 बन गया, और 0 में हमने 1 को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद हमने रखा 2। अब 2 का स्क्वायर का मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 बार गुना होती है, और जितनी भी उसकी शक्ति होती है ना, इसका मतलब उसकी 3 बार ही गुना है। 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 की गुना 3 बार है। 2 की घात 5 का मतलब 2 की गुना 5 बार है। यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 2 की गुना 2 बार हुई है, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4। यहाँ पे -2, अब y है तो y की जगह में 2 रखना है। अब ये ऐसे का ऐसा 2 आ जाएगा, इसके आगे अगर माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। फिर +1 ऐसे का ऐसा, वही पिछला काम करना है आपको। जो प्लस के हैं दोनों, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5। अब प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 2, 5 में से 2 गए 3, निशान हमेशा बड़े का आता ही है, तो प्लस का 3 हमारा आंसर आ जाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, मान लीजिए सिंपल 3 लिख रखा है तो इसका मतलब वो प्लस का है, और माइनस का होता है उसके आगे तो निशान आपको मिल ही जाएगा। दूसरे भाग में है 2 जमा टी जमा 2t² - t की घात 3। अब हमें 0 रखना है, तो ये 2 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, टी की जगह हमने 0 रख दिया, ठीक है। 0 का स्क्वायर करके 2 से गुना किया, अब कितनी ही गुना कर दीजिए 0 के साथ, वो सारा ही 0 बन जाता है। और टी की क्यों, अब 0 को 3 बार गुना करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 0 है। बाकी के तीनों हिस्से 0 बन गए, सिर्फ और सिर्फ 2 हमारा आंसर बच गया। फिर उसके बाद हमें रखना है 1। अब 2 ऐसे का ऐसा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने टी की जगह रख दिया 1। अब यहाँ टी का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 की गुना आप 1 बार कीजिए, 2 बार 3 बार 50 बार कितनी बार कीजिए वो 1 ही रहता है। फिर उस 1 की गुना हमने 2 से की तो यहाँ पे 2 का 2 ही रह जाएगा माइनस। अब 1 की घात 3, अब 1 की गुना आप 3 बार कर दीजिए तो भी वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 1 और +2। प्लस वालों को आप जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम 2 रखेंगे तो 2 की जगह 2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। टी की जगह हमने 2 रख दिया, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। अब t² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2 जमा 2 जमा 8, ठीक है। अब इस तीसरे का देखिए माइनस है। अब टी क्यूब का मतलब क्या होता है
3 बार गुना, तो t की जगह हमें 2 रखना है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8। तो अब ये वाला हिस्सा तो देखिए खत्म ही हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, तो 2 जमा 2 यानी कि 4 हमारा आंसर बच जाएगा। तीसरे भाग में px बराबर x की घात 3, अब इसमें हम 0 रखेंगे, 0 की घात 3 का मतलब 0 गुना 0 गुना 0, तो ये 0 ही रह जाएगा। फिर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1, अब ये हमारे पास 1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 की कितनी ही बार गुना कर लीजिए। फिर जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास है x माइनस 1 और x प्लस 1, अब हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। जब हम 0 रखेंगे ना तो 0 घटा 1 हमारे पास घटा का 1 ही रह जाएगा। अब जब इन ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब गुना होता है। फिर 0 जमा 1, तो ये हमारे पास जमा का 1 ही रह जाएगा, 1 1 कम 1, प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो 0 रखने से हमारे पास आंसर आएगा -1। फिर हम जब 1 रखेंगे ना तो 1 में से 1 गया 0 आ गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ आगे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 की गुना आप कितने ही बड़े नंबर से कर दीजिए वो सारा ही 0 बन जाता है। फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिखाना पड़ेगा, तो आप रख सकते हैं। जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की गुना जब हम 0 से करेंगे तो हमारा पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 2 माइनस 1, x की जगह में 2 रखना है अब की बार, 2 माइनस 1 1 आ गया, बीच में गुना आ गया, 2 जमा 1, बीच में आ गया 3, 3 1 कम 3, तो यहाँ हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक यानी कि जीरोज, शून्य को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। अगर वो मान उस समीकरण के अंदर रखने से हमारा उत्तर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका शून्यक यानी कि जीरोज है। अगर वो मान रखने से हमारा उत्तर 0 नहीं आता, 0 के अलावा चाहे कुछ भी आ जाए, प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारा शून्यक नहीं है। अगर 0 आता है तो ही शून्यक है। अब आगे समझाते हुए अगर मैं आपको जीरोज कह रही हूँ तो इस जीरोज का मतलब शून्यक है। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। px = 3x + 1 ये हमें दे रखा है, ये हमारा फंक्शन है, हमारी इक्वेशन है और ये हमारी x की वैल्यू है। हम अगर x की जगह ये रखेंगे तो उससे अगर हमें 0 मिल गया तो जीरोज है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे हमने 3 ऐसे का ऐसा ले लिया, फिर x की जगह हमने रख दिया -1/3 और +1 था तो यहाँ पे भी हमारे पास +1 हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर बच गया -1 और एक +1 और है, ये वाला जो +1 है ना ये, तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0, तो ये इसका जीरोज है। फिर सेकंड पार्ट है 5x - π, x = 4/5, तो जहाँ पे भी x है ना वहीं वैल्यू रख दीजिए। 5 × 4/5 - π, तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बचेगा हमारे पास 4 - π, तो 4 - π 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका जीरोज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है px = x² - 1, x = 1 और -1। अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना है, 1 पे भी और -1 पे भी, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम x की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -1 करेंगे तो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब 1 तो हमारे पास जीरोज है। फिर हम -1 रख के देखते हैं। अब जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से करने के बाद हमें प्लस का 1 ही मिलेगा। बेशक यहाँ पे -1 है लेकिन स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस -1, वही सेम पहले जैसे सिचुएशन बन गई, 1 - 1 0 हो गया, हमारा आंसर 0 मिल गया। तो अब इसके कितने शून्यक हैं, कितने जीरोज हैं, सॉरी 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले ही कि जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोज होते हैं। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो जीरोज भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट देखिए x + 1, x - 2, तो अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना। देखिए -1 और 2 जीरोज हमारे पास हैं। अब हम एक एक करके रखते देखते हैं। पहले हम यहाँ पे रखेंगे -1, यहाँ पे जैसे ही हमने -1 रखा वैसे ही +1 से -1 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो सारी का सारा क्या बन जाता है 0। तो -1 तो जीरोज हमारे पास बिल्कुल है। अब हम 2 चेक कर लेते हैं। जब हम 2 रखेंगे x की जगह तो 2 - 1 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए -1 और 2 ये दोनों भी क्या है, इसके जीरोज हैं। आगे देखिए px = x² और x = 0 हमें चेक करना है। अब जब हम x की जगह 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये इसका जीरोज है। नेक्स्ट है px = lx + m और x की हमें वैल्यू गिवन है -m/l। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें l की जगह l ऐसे का ऐसा रखना है, कुछ नहीं करना। x की जगह जो वैल्यू है ना वो रख देंगे हम -m/l और फिर आगे हमारे पास है +m। अब देखिए l से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा -m और प्लस का m। तो जब दो बिल्कुल एक जैसे होना, चाहे वो
कुछ भी हो, एक अगर प्लस का है एक अगर माइनस का है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एल से एल कटने के बाद -1 और प्लस m बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमें लास्ट में रिजल्ट देंगे 0। तो अब 0 आंसर आ गया तो सीधी सी बात है इसका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 3x² -1, x की हमें दो वैल्यूज गिवन है, अब दोनों हमें चेक करनी है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से करते हैं तो उस टाइम पे अंडर रूट खत्म हो जाता है। ये बात सिर्फ एक जैसे पे ही अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से ही करनी है, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से ही करनी है। देखिए जब भी अंडर रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास अंडर रूट 3 है, इसकी लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 1/2 हाफ, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट का स्केयर करते हैं तो वो पावर ऊपर चली जाती है और इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 की पावर 1। तो अब इससे देखिए अंडर रूट खत्म हो गया ना। जब हम अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 और उसका कारण होता है इस तरह से पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होना। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में गिवन है -1/√3 वो यहाँ पे हम रखेंगे इसके अंदर जहाँ पे भी x है। 3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। x का स्क्वायर देखिए -1/√3 का होल स्क्वायर है तो हम ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3। मैंने अभी आपको बताया है क्यों आया है। और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो जब हम -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +1/3। कहाँ से आया है ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद 3 × 1/3 -1 इस तरह से बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 1 1 में से 1 गया 0 तो हमारा लास्ट में आंसर 0 बच गया। तो इसलिए इसका 0 है। अब हम चेक करते हैं 2/3। अब देखिए 2/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का अलग हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हम अभी पढ़ चुके होता है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो अब इसलिए हम जब x स्क्वायर की जगह 4/3 रखेंगे तो उस टाइम पे क्या बनेगा 3 × 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 - 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 0 नहीं आया है। 0 आएगा तो ही वो उसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर नहीं आया है। इसलिए -1/√3 तो इसका 0 है। 2/√3 इसका 0 नहीं है। फिर उसके बाद है 2x + 1 और हमें x की वैल्यू गिवन है 1/2। तो जो जहाँ पे भी x है वहाँ 1/2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बाद में +1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब आंसर कुछ भी हो, अगर 0 नहीं है तो उसका 0 नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो पिछले में तो हमने चेक किया था कि शून्य यानी 0 है या नहीं है। अब की बार हमें निकालना है। तो शून्य निकालते कैसे? हम उस समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे और सिर्फ एक तरफ हम x को रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उससे हमारा शून्य आ जाएगा। सबसे पहले है x = 5। जब हम x = 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, गुना का है तो भाग में चला जाएगा और भाग में है तो गुना में चला जाएगा। ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि इस समीकरण के अंदर अगर हम x की जगह -5 रख देंगे तो हमारा आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास -5 है और ये हमारे पास प्लस का 5 है। 5 में से 5 गया 0। आगे है x - 5। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शून्य प्लस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया, यहाँ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद है 2x = 5। अब जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे ना तो ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। फिर बचेगा 2x = -5। अब ये 2x मतलब x हमें सिर्फ और सिर्फ x रखना है, बाकी सारे का सारा दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अब इस x की गुना अब 2 से हुई है, ये गुना में है तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। मतलब हमारे पास x का जो मान आएगा वो -5/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा शून्य -5/2 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे जो वैल्यू आई है आप उसको रख दीजिए। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। 2 ऐसे का ऐसा हमारे पास उत्तर है -5/2
जमा का 5 है। अब 2 से 2 कट गया, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, तो अब ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि -5 और प्लस का 5 का मतलब 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पे हमारा उत्तर 0 आ गया, तो ये इसका शून्यक है। फिर आगे है 3x घटा का 2, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये माइनस का 2 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और 3x बराबर 2 आ गया, तो ये 3 गुना में है इसके, और दूसरी तरफ जाके ये भाग में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। तो जब हम x की जगह 2/3 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ये इसका शून्यक हो जाएगा। फिर है 3x, अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब इसको हमने 0 के बराबर रखा, ये 3 इसके साथ गुना में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, x का मान हमारे पास 0/3 आ गया। अब हम 0 के बटे में चाहे 1,00,000 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर 0 हमेशा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास x का जो मान आ गया ना वो 0 आ गया। हमें 3x को 0 बनाना है, मैं x की जगह क्या रखूँ कि हमारा पूरा ही आंसर 0 आ जाए। मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, अगर मैं 3 रखूँ तो ये 3 3 हो जाएगा, अगर मैं माइनस का 1 रखती हूँ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन के अंदर इसका उत्तर 0 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह आ सकता है जब हम x की जगह 0 रखें, क्योंकि 0 के गुना किसी के साथ भी करेंगे ना तो वो पूरा ही 0 बन जाता है। तो अब यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमें हमारा शून्यक मिल जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद है ax, ये भी बिल्कुल पिछले की तरह सेम ही है, बस यहाँ इसने 3 की जगह a दे दिया। अब वही काम करना है हमें, ax बराबर 0, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0/a बन जाएगा। अब 0 के बटे में कुछ भी हो वो सारा ही क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ax बराबर 0, दूसरी तरफ गया तो 0/1, फिर ये 0/1 कुछ भी है तो ये 0 हो गया, इसके लिए हमारा यहाँ पे शून्य क्या हो गया, 0। मतलब हमें एक ही गुना किसके साथ करें कि वो पूरा ही 0 बन जाए, तो हम 0 से ही करेंगे उसके गुना, तभी वो पूरे का पूरा 0 बनेगा। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।